तो आज हम देखेंगे फॉसिल्स के बारे में। तो डार्विन ने जो बताया था, डार्विन्स ट्री ऑफ लाइफ, कि जो यूनिसेलुलर है धीरे धीरे उनमें क्या होगा, डिसेंड विथ मॉडिफिकेशन फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। तो धीरे धीरे उनमें कुछ एनवायरमेंटल चेंज आएंगे, एनवायरमेंटल प्रेशर होगा और धीरे धीरे चेंज होता जाएगा, तो ट्री की तरह होगा। तो डार्विन जो था इस चीज़ पे बहुत रिलाई करता था फॉसिल्स के ऊपर, क्योंकि उस समय तो ये जो आर्कियोलॉजी थी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, लेकिन डार्विन ने ऐसा सपोजिशन किया था कि आगे चल के जब आर्कियोलॉजी डेवलप्ड होगी तो बहुत सारे फॉसिल्स निकलेंगे और उससे जो मैंने अपनी थ्योरी दी है वो प्रूफ हो जाएगी। ऐसे डार्विन की उम्मीद थी, है ना। उससे पहले हम कुछ एक चीज़ देखना चाहते हैं कि जो साइंस है ना, साइंस मतलब सर्च फॉर ट्रूथ। लेकिन यहाँ पर हमने अभी तक जो भी देखा उन्होंने डार्विन थ्योरी को एक तथ्य मान लिया है, एक फैक्ट मान लिया है, और उसको प्रूफ करने के लिए वही एविडेंस लेते हैं और जो उसको डिसप्रूव करते हैं या नेगेटिव एविडेंस है उसको वो निकाल देते हैं। तो वास्तव में ये साइंस नहीं है, ये क्या है, एक पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स क्या है कि हमारी बात सही है, अभी उसको किसी तरह से मनवाना है, किसी तरह से प्रूफ करना है ना। तो ये आर्जियोना स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, है ना। बता रहे, वी सिलेक्ट अमंग अल्टरनेटिव सेट्स ऑफ रिसर्च कंक्लूजन्स इन अकॉर्डेंस विथ आवर बायसेस एंड प्री कॉन्सेप्शंस, है ना, with our biases and preconception. Clark suggested paleoanthropology has the form but not the substance of science. Paleoanthropology क्या होती है? ये जो ह्यूमन के फॉसिल्स होते हैं उसको स्टडी करने का साइंस, है ना। तो अगर कहीं भी कोई वैज्ञानिक इस तरह से बोलते हैं कि हमें ऐसा फॉसिल मिला है जो इस चीज़ को बता रहा है कि ह्यूमंस बहुत समय पहले से हैं यहाँ पर, है ना, कई बिलियंस ईयर पहले से ह्यूमंस हैं, तो ऐसे साइंटिस्ट को बोला जाता था कि ये साइंस को बहुत बैकवर्ड कर रहे हैं, साइंस को पीछे ले जा रहे हैं, है ना। वो उनकी बहुत ही प्रिमिटिव अंडरस्टैंडिंग है ना। जो भी मतलब एवोल्यूशन को नहीं मानता है, ऐसा हो गया है साइंस में, और ऐसा था भी कि जो भी एवोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करता है वो साइंस को क्या कर रहा है, वो पीछे कर रहा है ना। देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ मीडिया ओनली रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट क्वेश्चन डार्विनियन इवोल्यूशन, है ना। तो जो डार्विन को अपोज करेगा वो क्या है, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट, वो धर्म के लोग ही करेंगे, या तो जहाँ तक क्रिश्चियन ही करेंगे। People who criticize Darwinism want to womb science back to the Stone Age and replace it with the Bible. फिर हमने देखा था कि जो माइकल बीही, है ना, माइकल बीही ने इस चीज़ को बताया था कि जो एम्ब्रियोज़ हैं वो फेक्ड है ना, और एम्ब्रियोज़ को खुद ड्राइंग उसका किया गया। तो जब ये पता चला तो कुछ पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने बोला कि हाँ सही है कि ये फेक्ड एम्ब्रियो हैं, लेकिन उस समय एम्ब्रियोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, इसीलिए वो ड्राइंग किया गया था। लेकिन अभी हम आगे बढ़ रहे हैं साइंस में धीरे धीरे, और जैसा डार्विन ने बताया था उसको हम प्रूफ करेंगे। तो आप साइंस को पीछे क्यों ले जा रहे हैं? आप तो क्रिएशनिस्ट हैं, मतलब जो इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि 6 दिन में पूरा अर्थ बना है ना। तो ये है मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट माइकल बीहे, है ना, एंड हार्वर्ड डार्विनिस्ट स्टीफन जे गोल्ड। इनके बीच में थोड़ा सा वो हुआ कि ये जो गोल्ड है ये बोल रहे हैं कि माइकल बीहे तो क्या है, ये क्रिएटर की तरफ ले जा रहे हैं, यहाँ ये बाइबल की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन माइकल बीहे ऐसे कोई बाइबल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। माइकल बीहे क्लियर बता रहे हैं कि ये फेक एम्ब्रियो है, और इस तरह से जो आप इवोल्यूशन बोल रहे हैं ग्रेजुअली, वो नहीं हुआ है ना। और ये जो हार्वर्ड डार्विनिस्ट जे गोल्ड ने क्या बोला है, ह्यूमंस आर नॉट क्रिएटेड बट आर जस्ट फॉर्टिट्यूड्स ट्विक्स ऑन द कॉन्टिजेंट ट्री ऑफ लाइफ, है ना, एक्सीडेंटेड ट्री ऑफ लाइफ, है ना। ऐसे पेड़ है ना, और
पेड़ से एक शाखा निकलती है, उसी तरह से डार्विन्स ट्री है, उससे धीरे धीरे एक लेवल पे आकर ह्यूमंस बन गए, है ना। मतलब इनको एक तरह से वो साइंस के क्या हो गए, ब्लाइंड फॉलोअर हो गए। और रिचर्ड डॉकिंस ने क्या बोला, हमने पहले भी देखा था, डार्विन मेड इट पॉसिबल टू बी एन इंटेलेक्चुअली फुलफिल्ड एथिस्ट, है ना। तो इसीलिए एथिज्म क्यों बढ़ रहा है, ये डार्विन थ्योरी की वजह से, है ना। तो अभी मॉडर्न टाइम में 3 असुर पैदा हुए हैं जिन्होंने पूरी संसार को चेंज कर दिया। वो 3 असुर कौन है? पहला है चार्ल्स डार्विन, दूसरा है कार्ल मार्क्स और तीसरा है सिगमंड फ्रॉइड, है ना। इन तीनों ने मिलकर पूरे संसार को अभी चेंज कर दिया। तो डार्विन ने तो हमने देखा कि किस तरह से चेंज किया, कि कोई क्रिएटर नहीं है, कोई डिज़ाइनर नहीं है और डिसेंड विथ मॉडिफिकेशन। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या थी? कार्ल मार्क्स ने क्या बोला कि हर व्यक्ति को अपने देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, है ना। हर व्यक्ति को जो भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और सारी जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है? कैपिटलिस्ट की नहीं है, ये किसकी है? गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट या सबकी है, इक्वल है, सब अपना अपना इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और सबको उससे फ़ायदा हो रहा है ना। मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या आ गया कि डार्विन ने तो यहाँ तक उस छोड़ दिया कि कोई क्रिएटर नहीं है और सब धीरे धीरे डिसेंड विद मॉडिफिकेशन है। अभी वो समाज कैसे चलेगा? समाज ऐसे चलेगा कि सबको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करना है ना। सबके मन में यही भरा है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कार्ल मार्क्स ने दिया, है ना। फिर और सिगमंड फ्रॉइड ने एक बची कुची जो कसर थी वो भी पूरी कर दी कि हर व्यक्ति परेशान क्यों है, हर व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड क्यों है, या उसको न्यूरोसिस या साइकोसिस क्यों होता है? क्योंकि उसकी अनफुलफिल्ड डिज़ायर पूरी नहीं हो पाती। उसकी जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, और उन सब डिज़ायर में से जो सबसे प्रमुख डिज़ायर है वो क्या है? सेक्स डिज़ायर। अगर वो सेक्स डिज़ायर को पूरा करेगा तो वो सेटिस्फाई रहेगा, समाज में क्राइम कम होंगे, एंजाइटी कम होगी और टेंशन कम होगी। तो तीनों लोगों ने मिलके पूरे संसार का जो पर्दा है वो चेंज कर दिया। एक ने एथिज्म तक छोड़ दिया, एक ने बोल दिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, और एक ने बोला कि जितने डिज़ायर है उसको पूरा करते जाओ, है ना। तो ये हमारे 3 राक्षस हैं। ये जोनाथन वेल्स ने बोला है, आई सस्पेक्ट दैट देयर इज एन एजेंडा अदर देन प्योर साइंस एट वर्क हियर, है ना। माई एविडेंस इज द मोर और लेस एक्सप्लिसिट मटेरियलिस्टिक मैसेज वोवन इनटू मैनी टेक्स्ट बुक अकाउंट्स, है ना। फिर फ्यूटोमास evolutionary biology is informing students that Darwin's theory of evolution, Marx's theory of history and Freud's theory of human nature provided a crucial plank to the platform of mechanism and materialism that has since been the stage of most western thought, है ना। तो ये डार्विन है, ये कार्ल मार्क्स है और ये सिगमंड फ्रॉइड है। तो अभी द स्टेज ऑफ मोस्ट वेस्टर्न थॉट, अभी जो वेस्टर्न थॉट है वही हमारी वो पूरे वर्ल्ड में वही चल रहा है, चाहे वो रशिया हो या चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे इंडिया हो, है ना, सब में यही चल रहा है। तो सब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सोल नहीं है, नेक्स्ट लाइफ नहीं है, सब इसी चीज़ को लेके चल रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, इकोनॉमी आगे बढ़ना चाहिए, है ना। और सब इसी चीज़ को लेके चल रहे हैं कि हमें अपने डिज़ायर पूरी करना है, डिज़ायर पूरी करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और उसमें से क्या है, अपनी जो सेक्स डिज़ायर है उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको उतना ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पूर्ति करना चाहिए। करेक्ट, यही चल रहा है ना पूरे संसार में, इसके अलावा और कुछ नहीं चल रहा है ना। तो अभी फॉसिल रिकॉर्ड्स जो हैं उसको चालू करने से पहले थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये जो बुक है रीथिंकिंग डार्विन, इसमें जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसमें इस चीज़ को एज्यूम करके स्टार्ट हुआ है कि पढ़ने वाले को सारी एज पता है, कॉस्मिक एज पता है या जियोलॉजिकल एज पता है कि बिग बैंग कब हुआ था, या अर्थ सबसे पहले कब बनी थी, है ना, डायनासोर्स कब आए थे,
है ना, प्लांट्स कब आए थे, ये सब पता है, तो उसमें एजेस नहीं समझाई है, तो थोड़ा सा हम उसको एज को भी समझेंगे। तो ये कॉस्मिक कैलेंडर है ना, ये 12 महीने का, ये देखिए जनवरी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और कहाँ तक गया है, दिसंबर तक। ठीक है, तो ये जनवरी में सबसे पहले 13.8 बिलियन ईयर बिफोर बिग बैंग हुआ। कितना? 13.8 बिलियंस, यहाँ बिग बैंग है। ठीक, फिर हमारी अर्थ कब बनी थी? 4.6 बिलियन, 4.6 बिलियन, तो कितना हुआ करीब, कितना टाइम निकल गया? तो 13.8 बिलियन पहले बिग बैंग हुआ, और 4.6 बिलियन पहले अर्थ पूरी बन गई थी। तो ये आप देखिए सितंबर में दिख रहा है आपको, द सोलर सिस्टम लाइफ, इसको बाद में ले लीजिएगा आप, यहाँ पर लिखा हुआ है सोलर सिस्टम। यहाँ मिल्की वे बना पहले, लेकिन बाद में यहाँ सितंबर जो है, यहाँ पर क्या बना, अर्थ बनी। ठीक है, फिर अर्थ से यहाँ पे काउंटिंग चालू हुई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और दिसंबर में फिर वो नीचे पूरा बताया गया। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉस्मिक एज, ये कॉस्मिक टाइमलाइंस है ना। एक होती है कॉस्मिक टाइमलाइंस, एक होती है जियोलॉजिकल टाइमलाइन। कॉस्मिक टाइमलाइन मतलब जब से कॉस्मोस स्टार्ट हुआ है बिग बैंग से, और जियोलॉजिकल टाइमलाइन मतलब जब से अर्थ बन गई है तब से वो जियोलॉजिकल टाइम चालू होगा। ठीक है, तो ये आप मेनली याद रखिए, 13.8 बिलियंस पहले बिग बैंग और 4.6 बिलियन पहले अर्थ। दो चीज़ याद रखिए, बाकी और धीरे धीरे आता जाएगा। ठीक, तो ये कॉस्मिक टाइम है। फिर है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल में क्या है, ये लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट जाएंगे। तो सबसे पहले होता है ईओन, फिर होती इरा, फिर होता है पीरियड, फिर इपॉक और एज। इसको याद करने का तरीका, ईओन सबसे पहले होता है, जैसे हम बोलते हैं ना वर्ष, माह, पक्ष, दिन, घंटे, मिनट, सेकंड, है ना। ऐसे ईओन, इरा, पीरियड, इपॉक और एज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसको देख के घबराइए मत, धीरे धीरे आता जाएगा। अभी जियोलॉजिकल टाइम स्केल मतलब क्या है, जब से अर्थ बन चुकी है। कब बनी अर्थ? 4.54 बिलियंस, 4.54 देख रहे हैं सबसे नीचे, 4.6 भी बोलते हैं, 4.54 भी बोलते हैं। वो थोड़ा थोड़ा आगे पीछे चलता रहता है। जब उनकी लैब में कुछ दूसरा दिखता है तो ये आ जाता है, जब कुछ दिखता है तो दूसरा आ जाता है ना। क्योंकि गए तो नहीं, इतने साल पहले तो गए हैं नहीं, है ना। ये जो कैम्ब्रियन है ना, कैम्ब्रियन, ये कैम्ब्रियन एज कब से चालू हुई? 540 मिलियंस ईयर, 540। तो जो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ था वो कब हुआ था? 540 मिलियन, ये कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। ठीक है, उससे पहले ये जो एजेस हैं नीचे दिख रही हैं, हेडियन, आर्कियन एंड प्रोटेरोजोइक, इसमें बहुत ही कम लाइफ थी, कुछ थोड़ी बहुत लाइफ थी। कल मैंने वॉच देखी थी ना, वो वॉच में देखा था थोड़ी सी कुछ सेल्स थी। लेकिन ये कैम्ब्रियन एज जैसे चालू हुआ 450 मिलियन साल पहले, तो एकदम से क्या हुआ, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ, है ना। और तब तक वो ऐसे ही बना हुआ। ठीक है,
तो ये इयोन है, देख रहे हैं, इयोन को इरा में डिवाइड किया। तो इन तीनों को तो छोड़ दीजिए नीचे, क्योंकि यहाँ पर कोई लाइफ थी नहीं, ऑलमोस्ट कोई लाइफ नहीं है। लाइफ कहाँ से चालू हुई? कैम्ब्रियन से। फिर इरा, इयोन को 3 इरा में डिवाइड किया है, पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। ठीक है। फिर पैलियोजोइक में बहुत सारे फॉसिल्स मिलेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर ये जुरासिक आता है ना, जुरासिक, तो इसी में क्या है? डायनासोर, जो डायनासोर आए थे, ऐसा वो बोलते हैं अभी साइंस के, इस जुरासिक एज में वो डायनासोर आए, है ना। और उसके बाद यहाँ पर मियोसीन इरा को पीरियड में डिवाइड किया, पीरियड को इपॉक में डिवाइड किया। और यहाँ पर जो इपॉक दिए हुए हैं, मतलब यहाँ पर करीब सबसे पहले ह्यूमंस आए, यहाँ पर ह्यूमंस आए। ठीक है। ये दिख रहा है पर्मियन, पर्मियन है, क्रिटेशियस, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। जस्ट थोड़ा सा आप याद रखिए जिससे आइडिया रहेगा, है ना। ह्यूमंस डार्विन के अकॉर्डिंग कब आए? 1 लाख से 2 लाख साल पहले, मतलब 0.1 to 0.2 मिलियन ईयर्स बिफोर, 0.1 से 0.2 मिलियन ईयर बिफोर मॉडर्न ह्यूमन सबसे पहले आए, 1 लाख से 2 लाख साल पहले के बीच में। ठीक है। तो करीब यही प्लीस्टोसीन, जिसको आइस एज भी बोलते हैं, आइस एज। पूरा ठंडी थी पृथ्वी, पहले तो गर्म थी, फिर एकदम ठंडी हो गई, तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई, और फिर ठंडी से धीरे धीरे उसका टेम्परेचर मेंटेन होता गया। तो ये प्लीस्टोसीन जो है, यहाँ बताया जाता है कि ह्यूमंस। ठीक है। फिर ये इसको और अच्छी तरह से डिवाइड किया। ये देखिए, ये दिख रहा है 10,000 ईयर्स एगो। देखिए ये सीनोजोइक है, ठीक, पैलियोजीन, नियोजीन, क्वार्टरनरी, अभी यहाँ पर आई है। सीनोजोइक है, ये दिख रहा है, पैलियोसीन, नियोसीन और क्वार्टरनरी। इसकी टाइम स्केल दे दी है। तो जो होलोसीन स्टार्ट हुआ है, वो कब स्टार्ट हुआ है? 10,000 साल पहले। ठीक है। और प्लीस्टोसीन जो आइस एज है, वो कब चालू हुई थी? 1.8 मिलियन ईयर्स एगो। 1.8 मिलियन मतलब कितना हुआ? 18 लाख, करेक्ट, 18 लाख साल पहले। और ह्यूमंस कब आए? 1 से 2 लाख। तो जब प्लीस्टोसीन आइस एज खत्म हो रहा था, तब ह्यूमंस आना चालू हुआ। ठीक है, याद रहेगा अब ये। आइस एज जब एकदम लास्ट हो रहा था, 1 लाख से 2 साल, अंतिम का आइस एज था। तो ये पृथ्वी कितनी पुरानी हुई? 4.54 बिलियंस। ठीक है। उसकी जो 3 इयोन्स हैं, उसमें कोई लाइफ नहीं थी। जो कैम्ब्रियन है, वहाँ से लाइफ चालू हो। ठीक है। इयोन से इरा, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। सीनोजोइक को यहाँ साइड में बताया गया। जो अभी चल रहा है, कौन सा चल रहा है? होलोसीन, 10,000 से अभी तक। ठीक है। कैसा? मेसोजोइक में जैसे जुरासिक है, तो यहाँ पर डायनासोर आए थे। और ये पर्मियन है ना, पर्मियन और ट्राइजिक, ये जो लेयर है, यहाँ पर पेड़ पौधे थे। ठीक है। और ये 18 लाख से लेकर 10,000 साल तक क्या चला? प्लीस्टोसीन, आइस एज। और प्लीस्टोसीन के बीच में क्या है? ह्यूमंस आए, 1 लाख से 2 लाख साल पहले। अभी थोड़ा सा ये देख लीजिए आप, बायोलॉजी क्लास, इसे समझ में आ जाए। तो ये एनिमल्स हैं, ठीक है।
ये एम्फीबियन समझते हैं ना, मेढक जो पानी में और ज़मीन पर दोनों में रह सके, ये है एम्फीबियंस। सबसे पहले हम लोग क्या थे, फिश थे, फिश, है ना। तो फिश यहाँ पर आएंगे ये, ठीक है। फिश के बाद हम क्या बने, मेढक। मेढक के बाद क्या बने, सांप। कुछ लोग अभी भी सांप जैसे ही हैं। सांप के बाद क्या बने, एक ब्रांच क्या बनी, बर्ड्स बनी, और एक ब्रांच क्या बनी, मैमल्स बनी, है ना। इसमें बताया है, देखिए ये बैक्टीरिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर थे, फिर बढ़ते गए तो एक ब्रांच क्या बन गई, प्लांट। एक ब्रांच क्या बन गई, एनिमल्स। एक ब्रांच क्या बन गई, है ना। फिर एनिमल्स में ब्रांच में आगे चलेंगे तो एक ब्रांच क्या बन गई है, आर्थ्रोपोड्स। ये मतलब केंचुए वगैरह आते हैं इसमें, इंसेक्ट हैं। फिर ये जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स में क्या बने, ये टेट्रापोड्स। टेट्रापोड मतलब जो 4 पैर पे चलते हैं, ठीक है। टेट्रापोड से कुछ बने एम्फीबियंस। देखो हम यहाँ बन गए, देखो यहाँ घूम रहे हैं, मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आगे चल के इसका डिस्कशन होगा। तो ये लाइन समझ लीजिए, बैक्टीरिया, एनिमल्स, एनिमल्स से यहाँ वर्टिब्रेट्स, ये टेट्रापोड, फिर कुछ मैमल्स बन गए और कुछ बर्ड्स और रेप्टाइल्स बन गए। तो इसमें टाइमलाइन नहीं है ना ये? हाँ, इसमें टाइमलाइन, ऐसे कुछ नहीं है, ब्रांचिंग है बस। हाँ ब्रांच, मतलब सबसे पहले यही आया है, हाँ। उसके बाद ऐसे। ओके, अभी आज का हमारा टॉपिक चालू होता है। तो फॉसिल्स मतलब क्या होते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म है या उसका कोई पार्ट है, वो जमीन के अंदर दब गया, है ना, और वो प्रिजर्व हो गया, उसका कुछ भाग। एक तो ये होता है। दूसरा है, ये वो ऑर्गेनिज्म तो पूरा ख़त्म हो गया, उसके इम्प्रिंट जो हैं किसी सॉइल के ऊपर बन गए, है ना। तो वो ऑर्गेनिज्म पूरा या अधूरा वो भी मिल सकता है, या उसके इम्प्रिंट जो हैं वो सॉइल के ऊपर या रॉक्स के ऊपर मिल सकते हैं। तो दोनों तरह के जो ये रेमिनेंट हैं या ट्रेस हैं, जो कुछ बचे होते हैं, उनको बोलते हैं फॉसिल्स, ठीक है। कुछ पार्ट भी मिल सकता है, पूरा ही मिल सकता है, या फिर किसी सॉइल के ऊपर या किसी रॉक के ऊपर वो इम्प्रिंट भी मिल सकता है। तो रॉक की एज हम निकालेंगे तो उस एनिमल की एज आ जाएगी, ये कितना पुराना है ना। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए किसी की उंगली है, ठीक है, वो इस धरती से करीब 500 मीटर नीचे मिली, ठीक है, उसको निकाल लिया। तो अभी वो जो 500 मीटर नीचे मिली है, वो जो लेयर है वो कितनी पुरानी है, वो जितनी पुरानी है उससे अंदाज़ निकलेगा कि ये जो उंगली है ये कितनी पुरानी हो। इस तरह से वो फॉसिल्स का एज निकालते हैं। ये मैंने आपको साधारण देसी भाषा में समझा दिया है ना। जितना नीचे है, जितनी गहराई पे गिरी है, उस लेयर की एज निकालते हैं और उसे डिसाइड करते हैं कि वो उसका एज कितना, जो फॉसिल्स है उसका एज कितना होगा, ठीक है। अभी जब ये पैलियोंटोलॉजी स्टार्ट हुई, स्टडी ऑफ फॉसिल्स स्टार्ट हुआ, तो सब इतने खुश हो गए सारे वैज्ञानिक। उन्होंने बोला कि अब तो हमारे पास सारे फॉसिल्स मिल जाएंगे और हम जो डार्विन ने जो ट्री बताया है वो प्रूफ हो जाएगा। और इवन उन्होंने बहुत सारे अनाउंसमेंट भी कर दिए, बहुत सारी घोषणा भी कर दी, अपने जर्नल्स भी पब्लिश कर दिया, मैगजीन भी पब्लिश कर दिया, पेपर भी पब्लिश कर दिए, है ना। जैसे ये देखिए, अभी
द US नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस एवोल्यूशन एंड क्रिएशनिज्म 2008 क्या बोल रहे हैं? फॉसिल डिस्कवरीज हैव कंटिन्यू टू प्रोड्यूस न्यू एंड कंपेलिंग एविडेंस अबाउट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड दैट fossil record provides extensive evidence documenting the occurrence of evolution. सिंपल. और जब हमको फॉसिल्स मिलते जा रहे हैं तो और हमारा जो इवोल्यूशन थ्योरी है और ज़्यादा मजबूत होती जा रही है ना. लेकिन थोड़ा और समय बढ़ा आगे तो ऐसा देखा गया कि जैसे धीरे धीरे करके जो फॉसिल्स मिलना है वो ना मिलके एक कोई ऑर्गेनिज्म है उसका फॉसिल मिला और कुछ समय के बाद एकदम दूसरे का मिला, फिर कुछ समय तक वो रहा. जैसे मान लीजिए पूरी हम टाइम स्केल को डिवाइड करें 24 घंटे में, ठीक है, तो जब 0 आवर था तो उस समय एक फॉसिल मिला, 1 घंटे पर थोड़ा सा और डेवलप मिला, 2 घंटे पर और डेवलप मिला, 3 घंटे पर और डेवलप मिला. तो ऐसे ही धीरे धीरे डेवलप होता गया. तो 0 पर और 10 पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया. लेकिन रियलिटी में फॉसिल्स कैसे मिले? 0 से लेके 9 तक सेम है और 10 पे चेंज हो गया. जैसे डार्विन ने सोचा था कि धीरे धीरे चेंज होगा, वैसे ना होकर बहुत लंबी टाइम स्केल है, वो सेम है और एकदम से चेंज आ गया. फिर 10 पर आ गए हम, तो डार्विन के अकॉर्डिंग 10 से 11 पे जाएंगे थोड़ा चेंज आएगा, 12 पे जाएंगे थोड़ा चेंज आएगा, 13 पे जाएंगे और 20 पे जाएंगे तो 10 में और 20 में बहुत डिफरेंस आ जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. 10 से लेकर 19 तक एक ही रहा और 19 से जब 20 पे गए एकदम से चेंज आ गया, है ना. तो अभी इसका उत्तर किसी के पास नहीं था, है ना. ये देखिए, the fossil record consistently shows a pattern in which species appear suddenly and fully formed, then exist virtually unchanged until they disappear altogether from the fossil layer. समझ में आ गया स्टेटमेंट? कि जैसे वो लीनियर धीरे धीरे चेंज होना था उस तरह से फॉसिल्स नहीं हो रहे हैं. 1 से 9 रहेंगे सेम और 10 में चेंज हो जाएंगे, फिर 10 से 19 तक सेम रहेंगे, 20 में एकदम से चेंज हो जाएंगे. लेकिन डार्विन ने क्या सोचा था कि धीरे धीरे करके लीनियर चेंज होंगे, है ना. तो सडनली एंड फुली फॉर्म्ड. और डार्विन भी इस चीज़ को थोड़ा सा भांप रहा था. डार्विन को भी लग रहा था कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है. डार्विन ने क्या बोला? जियोलॉजी एश्योर्डली डज नॉट रिवील एनी सच फाइनली ग्रेजुएटेड ऑर्गेनिक चेन and this perhaps is the most obvious and serious objection which can be urged against the theory. अभी खुद ही ये डार्विन इसको बता रहा है, ठीक है. फिर आगे और कुछ वैज्ञानिक आए, है ना. उन्होंने बताया, अभी जो डार्विन के सपोर्टर थे उन्होंने क्या बोला कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, हम और फॉसिल्स निकालेंगे. और जैसे मान लीजिए साधारण भाषा में समझाता हूँ. छिपकली है और पक्षी है. अभी छिपकली से जो पक्षी बना उसके बीच में बहुत सारी स्टेज आई होंगी, करेक्ट. तो छिपकली का फॉसिल मिलेगा, पक्षी का फॉसिल मिलेगा और छिपकली और पक्षी के बीच में जो फॉसिल्स होंगे वो मिलेंगे, ठीक है. अभी छिपकली का मिल गया, पक्षी का मिल गया. तो जो डार्विन के सपोर्टर बोल रहे हैं, देखो अभी हमने खुदाई की नहीं है और सब जगह नहीं गए हैं, जब खुदाई करेंगे तो छिपकली और पक्षी के बीच में भी हमको मिल जाएगा, ऐसा उनका कहना था. लेकिन फिर ये एक डॉक्टर, ये कौन है, हैरीबर्ट नेल्सन, द फॉसिल मटेरियल इज नाउ सो कंप्लीट दैट द लेक ऑफ ट्रांजिशनल सीरीज cannot be explained as due to the scarcity of the material. The deficiencies are real, they will never be filled. अभी जो सोच रहे हैं कि समय के साथ और फॉसिल्स निकलेंगे और हम खुदाई करेंगे तो बीच को हमको क्या मिल जाएंगी? मिसिंग लिंक.
या ट्रांजिशनल स्पीसीज। तो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि अभी हमने समय नहीं दिया है या खुदाई नहीं की है, वो सब हो गया, फिर भी नहीं है, इसका मतलब वास्तव में मिसिंग लिंक या ट्रांजिशनल फॉर्म्स है ही नहीं, जैसे डार्विन ने सोचा था धीरे धीरे, है ना। और ये कोट है एक, ए क्लोज इंस्पेक्शन डिस्कवर्स एन एम्पेरिकल इम्पॉसिबिलिटी टू बी इनहेरेंट इन द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन, है ना। अगर हम एम्पेरिकल तरीके भी समझें, एम्पेरिकल मतलब अपने इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, मैथमेटिक्स के द्वारा, फिजिक्स के द्वारा, है ना, आर्कियोलॉजी के द्वारा, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, उससे भी हम देखें तो जो इवोल्यूशन का विचार है वो क्या है, वो इलॉजिकल, ठीक है। फिर ये दूसरे वैज्ञानिक हैं नील्स एड्रेज, इन्होंने ही बताया, इसको आप पढ़ेंगे फिर, उन्होंने भी यही बताया कि जितने भी पैटर्न्स मिले हैं, टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस, उसको भी अगर कैलकुलेट किया जाए, उसके बाद भी अलग अलग जियोलॉजिकल साइट्स होती हैं जहाँ पे खुदाई की जाती है ना। जैसे पंजाब में है, पाकिस्तान में सॉल्ट रेजिन है ना, अलग अलग कंट्रीज़ में कुछ जियोलॉजिकल साइट्स होती हैं, वहाँ पे खुदाई की जाती है। तो उन्होंने बताया कि कहीं भी टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, सब जगह फॉसिल्स कैसे मिले हैं, सडनली एंड फुली फॉर्म्ड, और और कब तक रहे वैसे, जब तक वो डिसअपियर नहीं हो जा सकते। मतलब जो धीरे धीरे उनमें चेंज होना है, जैसे डार्विन बोलता था डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, वो जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होगा और धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होगा, वो फॉसिल्स में नहीं मिला। तो जो बहुत बड़ी उम्मीद थी डार्विन को, वो धीरे धीरे टूट रही थी, ठीक है। पैटर्न्स इन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैरेक्टरिस्टिकली रिपीट देमसेल्फ ऑफ द पोजिशन रिगार्डलेस ऑफ पोजिशन इन टाइम, प्लेस एंड क्लैड, है ना। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया था अभी इतनी जल्दी तो मानेंगे नहीं, है ना, इतनी जल्दी तो मानेंगे नहीं, कैसे छोड़ देंगे अपने। तो अभी भी वो यही बोलते हैं कि जितने फॉसिल से पूरे नहीं मिल पाए, समय के साथ फॉसिल्स मिलेंगे और उसकी फिर हम चेन बना के आपको बता देंगे कैसे बैक्टीरिया से ह्यूमन्स आए, है ना। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो क्या है, ह्यूमन से पहले जो फॉसिल्स मिले, और कल जो हमारा डिस्कशन होगा ह्यूमंस के ऊपर होगा, है ना। डार्विन ने क्या बोला, डार्विन एस्क्राइब द लेक ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म्स टू द एक्सट्रीम इम्परफेक्शन ऑफ द जियोलॉजिकल रिकॉर्ड। एक्सट्रीम इम्परफेक्शन, है ना। कहने का मतलब क्या है कि फॉसिल्स तो धीरे धीरे मिलेंगे, लेकिन वो थ्योरी है वो फैक्ट है, ठीक है। फिर डार्विन ने क्या बोला, डार्विन आर्ग्यूड दैट सिंस ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ व्हाट डाइज इज फॉसिलाइज्ड द जियोलॉजिकल रिकॉर्ड विल नेसेसरी बी इनकम्प्लीट, है ना। फिर उसने क्या लॉजिक दे दिया डार्विन ने, पहले तो बोला कि इतने लंबे समय में इतनी बड़े स्पेस में जगह पर खुदाई नहीं की गई। फिर दूसरा उसने लॉजिक क्या दे दिया, चलो हमने खुदाई कर भी ली, ठीक है, सारे एक्सकवेशन कर दिया, लेकिन बहुत ही कम पार्ट या बहुत ही कम एनिमल फॉसिलाइज्ड होते हैं, इसीलिए हमको मिलेंगे नहीं। जैसे उदाहरण लिया था छिपकली और पक्षी के बीच में, तो छिपकली और पक्षी के बीच में जो मिसिंग लिंक्स थी वो फॉसिलाइज क्यों नहीं हुई, क्योंकि उनकी बॉडी में क्या थे, सॉफ्ट पार्ट थे, सॉफ्ट टिश्यूज थे। जो हार्ड पार्ट होते हैं जैसे बोन्स होती हैं वो फॉसिलाइज्ड होती हैं, लेकिन जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो फॉसिलाइज्ड नहीं होते। डार्विन ने ऐसा बोला, है ना। लेकिन आगे चल के दो वैज्ञानिक आए जिनका नाम था विलियम डेम्स्की और जोनाथन वेल्स, है ना। जब उन्होंने देखा कि प्रेजेंट में जितनी स्पीसीज हैं उनके अगर फॉसिल्स देखे जाएं तो वो काफ़ी हद तक फॉसिल्स हैं, और अगर पास्ट में कोई, अभी देखिए जैसे 100 तरह की छिपकलियां हैं जो अभी इन्वायरमेंट में हैं, तो
90 छिपकलीज जो हैं उसके फॉसिल्स मिल गए। ठीक है, 50 तरह के बंदर हैं तो 45 तरह के बंदर के फॉसिल्स मिल गए। तो इससे डार्विन के सपोर्टर क्या बोलेंगे, ये तो अभी फॉसिलाइज्ड हुए हैं इसीलिए मिल रहे हैं, कुछ समय के बाद नहीं मिलेंगे। यही बोलेंगे ना, है ना। लेकिन हाँ, इसमें हम आते हैं तो जो अभी फॉसिल्स बने हैं वो फॉसिल्स बन तो रहे हैं ना। अभी जो स्पीसीज हैं उनके अधिकतर तो फॉसिलाइजेशन हो रहा है ना। वो डार्विन बोल रहा था कि पहले तो कुछ पहले के फॉसिल्स सारे खत्म हो चुके हैं, है ना। लेकिन अभी जो हम देख सकते हैं अपने इन्वायरमेंट में वो सारी स्पीसीज के फॉसिल्स हैं। और आपके अकॉर्डिंग पहले जो एनिमल्स रहे हैं या बर्ड्स रही हैं उनके फॉसिल्स नहीं हैं, और उसको आप एज्यूम कर रहे हैं कि फॉसिल्स हो सकते हैं। अगर वो फॉसिल्स होते तो वो भी दिखते। समझ में आए? प्रेजेंट में जितनी स्पीसीज हैं उसके 80 से 90% फॉसिल्स हैं, और पास्ट में जितने स्पीसीज थे उनके कुछ फॉसिल्स हैं। तो डार्विन का कहना है कि पहले के फॉसिल्स नहीं बने तो आज जो फॉसिल्स बन रहे हैं उसका क्या, फिर उसको रिफ्यूट कैसे करेंगे? क्योंकि आगे चल के ऐसा भी पता चला कि जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, सॉफ्ट पार्ट होते हैं, उनके भी फॉसिल्स बनते हैं। तो आप देखिए 261 फैमिलीज आउट ऑफ 329 टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स फैमिलीज, 80% फॉसिलाइजेशन, 98% फॉसिलाइजेशन, 88% फॉसिलाइजेशन। कोई भी जेनरा है उसमें 66% से ज़्यादा फॉसिलाइजेशन होता है, जो प्रेजेंट में हम देख सकते हैं। तो प्रेजेंट में जो स्पीसीज हैं उनके फॉसिल्स बन रहे हैं, तो आप कैसे उनमें भी तो सॉफ्ट टिश्यू है ना, उनमें भी तो सॉफ्ट पार्ट है ना। तो जो पहले जो फॉसिल्स बने हैं, पहले जो एनिमल्स थे उनके फॉसिल्स नहीं मिले हैं, तो आप बोले नहीं वो मिलेंगे, तो कुछ समय निकल गया नहीं मिले, फिर बोले उसमें सॉफ्ट टिश्यू था इसे नहीं मिले। तो ये तो गलत है ना। जो फैक्ट सामने दिख रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं करना, और पहले एक एजम्पशन करना कि सारी खुदाई नहीं किया, फिर दूसरा एजम्पशन करना कि सॉफ्ट टिश्यू थे। जिनके फॉसिल्स नहीं मिले हैं हाँ, वो बहुत पुराने हैं, हाँ, इसलिए उनके नहीं मिले। यस, ये वाले तो इवॉल्व हो अभी हुए हैं। हाँ, लेकिन जो रिसेंट में स्पीसीज हैं उसके फॉसिल्स भी बहुत पुराने मिले हैं, मतलब बहुत पहले भी वो स्पीसीज थी। हमको अभी लग रहा है डार्विन के हिसाब से कि वो रिसेंट है। तो अभी मॉडर्न ह्यूमंस के फॉसिल्स भी जो बहुत पहले थे, मिलियन बिलियंस ईयर बिफोर, वो भी मिले हैं। दूसरा इसका रिफ्यूटेशन है कि जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, जो डार्विन ने बोला कि बहुत पुराने थे इसीलिए सब गल गए, ख़त्म हो गए, तो सॉफ्ट टिश्यू भी बहुत पुराने मिले इस तरह से। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे डार्विन महाजन हैं। लिज़ार्ड का मिला, हाँ, बर्ड का मिला, हाँ, ये लिज़ार्ड तो बहुत पुराना है, हाँ, इसका मिल गया, लेकिन इसके बाद यस, हाँ, एक पॉइंट और, हाँ, एक पॉइंट ये है, हाँ, ये पुराना है, यस, यस, ये मिल गया, यस, बोल रहे हैं बाकी बीच में जितने हैं वो नहीं बने, यस। उसमें ये भी बता रहे हैं जोनाथन वेल्स कि अगर ट्रांजिशनल स्पीसीज हैं, वो पुरानी थी, उनमें सॉफ्ट टिश्यू थे, वो नहीं मिले, तो उससे पुराना कैसे मिल रहा है? वो भी नहीं मिलना चाहिए, फिर तो पूरा हैफाजर्ड मिलना चाहिए। मतलब ये जो पैटर्न है मिलने का भी यूनिफॉर्म है। हम पृथ्वी में कहीं भी जाएंगे वहाँ ऐसे अलग अलग यूनिफॉर्म पैटर्न मिल रहा है, कहीं ना कहीं तो ट्रांजिशनल मिल जाता ना। ओके, तो इवोल्यूशनिस्ट ऑफन रिफर्स टू द हंड्रेड्स, इसको छोड़ देते हैं, मैं समझा देता हूँ। अभी जैसा डार्विन के जो सपोर्टर थे उन्होंने बोला था कि एक स्पीसीज और दूसरी स्पीसीज के बीच में बहुत सारी मिसिंग लिंक्स होती हैं और बहुत सारी ट्रांजिशनल स्पीसीज होती हैं, और उसकी उन्होंने बहुत सारी कैलकुलेशन बताई थी, मिलियंस में बताई थी, लेकिन ऐसा नहीं है।
ठीक है, hundreds of millions even billions of species that must have existed, है ना. However, the actual catalog number of both plants and animals is not in the billions but is about 2 lakh to 3 lakhs extinct fossil species. मतलब जो उसने एज्यूम किया था कि बहुत सारी ट्रांजिशनल, बहुत सारी मिसिंग लिंक होंगी, वो क्या हो गई, मिस हो गई, वो बची नहीं. तो वास्तव में वो मिसिंग लिंक थी नहीं, है ना. अभी इसके काट में, इसके रिफ्यूटेशन में उन्होंने क्या बताया, इसको बोलते हैं पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम. ये थोड़े से ऐसे टर्म हैं, याद रहे तो ठीक है, लेकिन प्रीचिंग में हमारे काम आएंगे ये सब. पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम. पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम क्या होता है, जैसे ग्राफ है, ग्राफ में क्या है, ए और बी एक्सिस. तो ग्राफ ऐसे चल रहा है, जैसे मान लीजिए, देखिए ये एवोल्यूशन है और ये क्या है, टाइम है. तो ये ऐसे चल रहा है, ठीक है. एक स्पीसीज, फिर बहुत सारी ट्रांजिशनल आएंगी, दूसरी स्पीसीज, फिर ट्रांजिशनल आएंगी और फिर तीसरी स्पीसीज, ठीक है. लेकिन हो क्या रहा है, एक स्पीसीज बनी, बहुत समय तक रहती है, फिर एकदम से दूसरी स्पीसीज बन जाती है, फिर ये बहुत समय तक रहती है, फिर एकदम से तीसरी स्पीसीज बन जाती है, और सडनली एंड फुली फॉर्म्ड. तो अभी स्पेकुलेशन की लिमिट देखिए आप. जो पहली स्पीसीज है, छिपकली है और पक्षी है, वो इतना जल्दी चेंज हुआ कि उसकी जो बीच की स्पीसीज है वो रह ही नहीं पाई. पहले उन्होंने बोला कि बहुत सारी स्पीसीज थी जो फॉसिलाइज नहीं हुई. अभी छिपकली से बर्ड के बीच में टाइम इंटरवल इतना कम था कि वो जो बन रही थी तुरंत बन गई, वो इसीलिए वो बीच का वो मिल नहीं पाया. मतलब डार्विन भी बचा रहा, डार्विन महाजन ही बचे रहे, और हमारी बात भी पूरी हो गई. इसको बोलते हैं पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम. क्रिएट ही कैसे होगी, पहले तुमने बोला था वेरिएशन आएगा तब क्रिएट होगा. हाँ, मतलब वो बहुत फास्ट आया. जैसे मान लीजिए आप जंगल गए और 2 घंटे के बाद बंदर बन गया, ये है वो. क्योंकि इतनी तेज भूख लगी और कुछ खाना था, उछलना था, तो तुरंत आपके पूंछी बन गई और उछलने की क्षमता भी आ गई. तो आपके और बंदर के बीच में जो स्टेजेस थी वो बहुत फास्ट थी कि वो फॉसिलाइज हो ही नहीं पाई. देखो कितना भयंकर वाला स्पेकुलेशन है, कितना खतरनाक. लोग ऐसे, ये है साइंटिस्ट. अभी देखिए ये पूरा फिक्शन चल रहा है, इसको और देखिए, ये चेंज है, ये टाइम है, ये देखिए यहाँ तक स्पीसीज ऑलमोस्ट सेम है और एकदम थोड़े से उसमें स्पीसीज चेंज हो गई और फिर ये इक्विलिब्रियम आ गया. सडन चेंज इन फॉसिल रिकॉर्ड. इसको बोलते हैं होपफुल मॉन्स्टर थ्योरी. ये एक वैज्ञानिक है, ये रिचर्ड, जेनेटिस्ट है. इसने बताया है वन स्पीसीज सडनली गेव बर्थ टू ए रेडिकली डिफरेंट स्पीसीज. कैसे दिया, क्या दिया, वो कोई प्रूफ नहीं है. अभी इसको साइंस बोलेंगे हम. ये तो इसका इसलिए आर्गुमेंट दे रहे हैं क्योंकि वो इसको रिफ्यूट करना चाह रहे हैं कि ट्रांजिशनल नहीं मिली. हाँ, इसको रिफ्यूट करना चाह रहे हैं कि ट्रांजिशनल नहीं मिली है, जो मिसिंग लिंक नहीं मिली है, उसको रिफ्यूट करने. डार्विन को नहीं छोड़ेंगे वो. बाद में फिर ये आया जो अभी हमने समझ लिया. इंस्टेड ऑफ ए ग्रेजुअल शेपिंग एंड चेंजिंग ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज into new species over long period of time, they proposed that evolutionary change and speciation had taken place very rapidly in only in a small isolated populations that had been subjected to environmental pressure. है ना. तो ग्रेजुअल चेंज नहीं हुआ है, धीरे धीरे चेंज नहीं हुआ, एकदम से चेंज हुआ. क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से. ठीक है. तो अभी ये जो थ्योरी है इसका प्रूफ नहीं है. ये तो क्या कहानी है, ये तो कहानी है, इसका कोई प्रूफ नहीं है.
तो इसको हम साइंस नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, साइंस फिक्शन। तो ये हुआ पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। फिर ये कल हमने देखा था कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, ठीक है। तो डार्विन का प्रेडिक्शन क्या था, धीरे धीरे स्पीसीज बढ़ती जाएंगे, लेकिन रियली क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या हुआ, है ना। ये देखिए 4 पॉइंट डार्विन के वो आ गए लोग। देखिए अभी 4.54 बिलियंस ईयर बिफोर अर्थ बनी, ठीक है। और कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कब हुआ, 540 मिलियन। तो कितना समय है ये 4.5 बिलियन है और ये 540 मिलियन है, तो कितना गैप है ये दिखने में छोटा लग रहा है, लेकिन ये जो पूरी स्केल है, बहुत ज़्यादा है वो। एक्चुअली ये जो पूरी स्केल है ना, उसका 12% इतना है 540, और जो बाकी है वो है 88%। तो यहाँ पर कोई लाइफ नहीं थी, एकदम से कैम्ब्रियन पर लाइफ आई, ठीक है। एकदम से ये यहाँ पर लाइफ है, और ग्राफ ऐसा लग रहा था, ठीक है। तो वो कितना था, 4.5 से 540 मिलियन, 4.5 बिलियन से 540 मिलियन। तो उसमें जो 3 बिलियन टाइम है उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही थे और कुछ नहीं था, है ना। और जो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का टाइम था वो कितना था, 5 मिलियन से 10 मिलियन, मतलब 50 लाख से 1 करोड़ साल का छोटा सा पीरियड था। अगर पूरा हम टाइम देखें तो इतने छोटे से पीरियड में 5 से 10 मिलियन में सारी स्पीसीज एक साथ बन गई। कैम्ब्रियन से पहले 3 बिलियन में केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में, और कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का टाइम था वो 5 से 10 मिलियन था, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने रिफ्यूटेशन देख लिया। अभी फिर भी वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, कुछ हमारे पास हैं, कुछ मिसिंग लिंक हैं जो मिस नहीं हुई अभी तक, कुछ ट्रांजिशनल स्पीसीज हैं जिसको अभी हम बता सकते हैं कि इसके द्वारा इससे इसका हुआ है। तो ये 4 मेनली बताते हैं, इस बुक में 4 दी हैं। एक ह्यूमन ओरिजिन है, उसका चैप्टर हम कल देखेंगे, ठीक है। दूसरा वो बताते हैं रेप्टाइल से मैमल्स कैसे बने, है ना। फिर है फेदर डायनासोरस। जो डायनासोरस किस में आते हैं, जुरासिक एज में, लेकिन वो किस में, मतलब एनिमल में किस में आते हैं, रेप्टाइल्स में। तो जो डायनासोरस थे उसमें क्या है, पंख आए और वो उड़ना चालू हो गए, और धीरे धीरे रेप्टाइल्स बर्ड्स में चेंज हो गए। तो ऐसे फेदर डायनासोरस हैं जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में क्या है, मिसिंग लिंक है। समझ में आया। और जो फिश हैं, फिश के बनी टेट्रापोड में चेंज हुई। टेट्रापोड मतलब जो 4 पैर पे चलते हैं। तो सबसे पहली फिश समुद्र में से निकली, छलांग लगाई और धरती पे चलना चालू हो गई। वो कौन सी थी ये, इसको बोलते हैं टिक्टालिक, जो भी है यही नाम है, टिक्टालिक। तो ये 4 बताते हैं, ठीक है। तो इसमें बढ़ते हैं। ये आकाश, ये आशीष, ये आशीष, और ये अभिषेक। ऐसे धीरे धीरे क्या एवोल्यूशन हो रहा है। तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि लंबा विषय है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो
तो रेप्टाइल से मैमल्स कैसे बने, है ना? रेप्टाइल्स में क्या क्या आते हैं? स्नेक्स, सांप आते हैं, छिपकलियाँ आती हैं, और डायनासोर आते हैं। और क्या है रेप्टाइल्स में? हाँ, और जो भी रेंगने वाले होते हैं और मैमल्स, है ना? मैमल्स मतलब हाँ, बच्चों को जन्म देते हैं, है ना? तो ऐसा सोचा गया कि हमारे पास ऐसे बहुत सारी मिसिंग लिंक हैं जो रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में है, और इसको एक तरह से अनाउंस कर दिया, पेपर पब्लिश कर दिया कि हमारे पास बहुत सारी मिसिंग लिंक मिल गई हैं, और ये अभी मतलब ये चैप्टर क्लोज होना चाहिए कि कोई मिसिंग लिंक नहीं है। अभी हमें साइंस को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए। हम क्यों पीछे ले जा रहे हैं कि मिसिंग लिंक नहीं है, ट्रांजिशनल स्पीसीज नहीं है, अभी मिल गई है, तो अभी हमें साइंस को आगे ले जाना चाहिए। ये देखिए इनका स्टेटमेंट, ये कोई पढ़ेंगे इसको? The origin of mammals by mammals like reptiles from the earliest ammoniotes is doubtless the most fully, beautifully documented example of the evolution of a major taxon. In no other case are as many steps preserved in the fossil record. The origin of mammals definitely refutes creationist claims that fossils fail to document evolution. It also shows how characteristics can become highly modified to serve new functions. तो क्या बोला ये डगलस इस बुक में, क्या बताया है कि मैमल से रेप्टाइल से मैमल्स बनने में जो फॉसिल्स रिकॉर्ड हैं वो बहुत ही वेल प्रिजर्व्ड हैं, है ना? और मतलब अभी कोई डाउट नहीं है कि रेप्टाइल से मैमल्स बने, ठीक है? कुछ समय के बाद जब नया एडिशन आया इस बुक का, उसमें क्या बोल रहे हैं कि किस रेप्टाइल से मैमल्स बने वो पता नहीं है। पहले बोले रेप्टाइल से मैमल्स बने हैं, सब कुछ पता है, वेल प्रिजर्व्ड हैं, लेकिन एग्जैक्टली किससे बने वो पता नहीं। ये देखिए, द ग्रेजुअल ट्रांजिशन फ्रॉम द थेराप्सिड रेप्टाइल्स टू मैमल्स is so abundantly documented by scores of species in every stage of transition that it is impossible to tell which theropsid species were actual ancestor of the modern mammals. कहने का मतलब हमें पता नहीं है, सारे हैं कि हाँ, पता नहीं किससे बना है। देख कितना मतलब कैसा लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और इसी को सब पढ़ते हैं और बोलते देखो हम कितने पढ़े लिखे। क्लियर बोला, इट इज इम्पॉसिबल टू टेल विच स्पीसीज वेयर एक्चुअल एंसेस्टर मॉडल। मतलब ये नहीं बोल सकते हमको पता नहीं, इम्पॉसिबल टू टेल, मतलब पता है लेकिन किससे हुआ वो पता नहीं। ये है साइंस। फिर आता है एक जाइंट पांडा और रेड पांडा। इनका जो हाथ होता है उसमें क्या होता है, धीरे धीरे अंगूठा डेवलप होता है। तो इनके अगर एंसेस्टर के पीछे जाएंगे तो उनकी जो रिस्ट बोन होती है, कलाई की जो हड्डी होती है, वो डेवलप होती है अंगूठे में। तो ये है रेड पांडा और ये है जाइंट पांडा। तो इनका जो अंगूठा है वो दोनों में अंगूठे का फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। तो अभी इसमें क्या आ गया, होमोलॉजी आ गई। सेम रिस्ट बोन से बना है, सेम फंक्शन कर रहा है। लेकिन जो एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट हैं उन्होंने जब देखा, इन्वेस्टिगेशन किया कि फंक्शन सेम है और दोनों रिस्ट बोन से बने हैं, लेकिन दोनों अलग अलग स्टेप से बने हैं, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। ऐसे बहुत सारी स्पीसीज में अंग मिलते जुलते हैं, ऑर्गन्स मिलते जुलते हैं, लेकिन फंक्शन भी एक जैसा है, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग तरह से बने हैं, तो उनको बोलते हैं कन्वर्जेंस। ये हमारा 2-3 दिन के बाद का टॉपिक होगा कि देखने में एक जैसे हैं, फंक्शन एक जैसा है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल अलग है।
ठीक है, तो ये हुआ जाइंट पांडा, है ना, ये पूरा हुआ। उसके रिस्ट बोन के बारे में बता रहे थे। हाँ, दोनों के जो एंसेस्टर थे उनकी जो रिस्ट बोन है वो थंब में चेंज हो गई, थंब में चेंज। अभी थंब का यूज कर रहे हैं वो कुछ को पकड़ने में इस तरह से, लेकिन दोनों का जो चेंज सिस्टम हुआ है बिल्कुल अलग तरह से हुआ है। फिर आता है फेदर डायनासोरस, तो इसको बोलते हैं रेप्टाइल से बर्ड्स बनी। पहले हमने क्या देखा था, ये क्या थे, रेप्टाइल से मैमल्स, ठीक है। अब ये क्या है, रेप्टाइल से बर्ड्स। तो वो मैमल वाला तो बड़ा डेंजर दिखा रहा है। प्रूफ थे वो फोटो का, क्या, वो फोटो का प्रूफ है क्या? नहीं, वो तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने निकाले हैं, और एक्चुअली वो तो फॉसिल्स मिलते हैं ना, तो उसको बाद में वो अपने क्रिएटिव माइंड में रखते हैं और उसको बनाते हैं। तो क्या डायनासोरस थे, नहीं थे, क्या है, या एक समय ऐसा था कि सब जगह डायनासोरस थे जैसा अभी बोला जाता है, फिर एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, या वो मीटराइट गिरा। हाँ मीटोराइट गिरा और सारे डायनासोर खत्म हो गए, ऐसा है। तो प्रभुपाद जी से पूछा गया कि प्रभुपाद जी डायनासोरस थे कि नहीं, तो प्रभुपाद बोले डायनासोरस मियोसोरस, ईओसोरस, मियोसोरस, इसमें क्या, हमारे पास तो अघासुर, ये डायनासोर मतलब क्या, जाइंट रेप्टाइल्स, तो हमारे टेक्स्ट में तो ऑलरेडी अघासुर बताया है, जो जाइंट रेप्टाइल है ना। और फिर आगे प्रभुपाद उसमें बताते हैं, मतलब डायनासोरस है नहीं है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। वैदिक कल्चर में ऐसे बहुत सारे डीमंस हुए हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे भयानक डीमंस हुए हैं, उनसे कुछ सिमिलरिटीज़ मिलती है कि ऐसे कुछ लिविंग एंटिटीज़ रही होंगी, है ना। तो प्रश्न उठता है कि डायनासोरस के फॉसिल्स मिलते हैं, लेकिन जो उस समय असुरों को मारा गया उनके फॉसिल्स नहीं मिलते हैं। अघासुर, बकासुर, इन सबको मारा गया, उनके फॉसिल्स नहीं हैं, लेकिन डायनासोरस उनके फॉसिल्स मिल रहे हैं। तो वैदिक कल्चर में किसी की मृत्यु होती है तो उसको जलाया जाता है, और जो यवन कल्चर है उसमें क्या करते हैं, क्रिमेशन करते हैं, उसको गाड़ते हैं। तो आप देखिए जैसे पूतना वध हुआ तो क्या किया, जला दिया, काट के जला दिया। या रामायण में युद्ध हुआ तो जितने भी असुर थे, तो रावण तो क्या सोच रहा था, उन सबको समुद्र में फेंक देंगे। क्यों फेंक देंगे, क्योंकि अगर अगले दिन सुबह ये सब असुर दिखे तो बाकी जो आर्मी है उनका जो हौसला है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, इसीलिए दिखने नहीं चाहिए। मतलब इतना क्रूअल है रावण, इतना निर्दयी है कि उसको वो फेंक देना चाहता है। लेकिन भगवान राम ने क्या किया, चाहे वो वानर सेना के हैं या फिर असुर सेना के हैं, सबको जलाया गया, है ना। तो वैदिक कल्चर में अधिकतर वो जो राक्षस हैं या बड़े राक्षस थे, उनके फॉसिल्स अभी इसीलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि जला देते थे, है ना। और डायनासोर अगर थे भी तो पूरी पृथ्वी पर नहीं थे, कुछ जगह थे। और एनवायरनमेंट चेंज होने की, अभी डायनासोरस भी क्या है, 84 लाख योनियों में आते हैं। अभी थोड़ा हमारा डिस्कशन शिफ्ट हो गया, साइंस और शास्त्र दोनों आ गए। तो डायनासोरस भी, हम जब बोलते हैं एक्सटिंक्ट हो गए, डायनासोरस नहीं बचे, तो एक्सटिंक्ट होने का मतलब क्या है, वो कहीं ना कहीं तो होंगे, कहीं ना कहीं होंगे। मतलब आज कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती है, मतलब वो इस एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से नहीं रह पा रही, लेकिन ऐसा दूसरा एनवायरनमेंट होगा जो वहाँ रह सकती है। अभी डायनासोरस थे, उस समय क्या हुआ, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, कॉमेट्स गिरे और डायनासोरस ख़त्म हो गए। लेकिन ऐसा नहीं कि वो स्पीसीज ख़त्म हो गई, वो कहीं ना कहीं स्पीसीज रहती है ना। सर्वगता बताया जैसे, इसलिए प्रभुपाद भी लॉजिक देते हैं। तो सबसे पहले ये है
कि डायनासोरस अगर थे भी तो ऐसा नहीं कि उस समय ह्यूमंस नहीं थे, सब जगह डायनासोरस थे। ह्यूमंस तो बहुत पहले से हैं, कुछ एरिया में डायनासोर थे पहला। फिर जो डायनासोरस हैं वो अभी पृथ्वी से एक्सटिंक्ट हो सकते हैं या पृथ्वी के एक भाग से एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, लेकिन दूसरे भाग पर या और ब्रह्मांड में और कहीं किसी फॉर्म में रह सकते हैं, जैसे बहुत सारे डीमंस होते हैं, अघासुर। फिर तीसरा, डायनासोरस के फॉसिल्स मिले, लेकिन वैदिक कल्चर में जो डीमंस हैं उनके नहीं मिले, क्योंकि उनको जलाया जाता था, और ये बाकी जो फॉसिल्स मिलते हैं उनको जलाते नहीं, इसीलिए वो बचे रह जाते हैं, है ना। ऐसे जो रेप्टाइल्स हैं, वर्ड्स हैं, वर्ड्स को तो इनमें चलो देखा तो पता चला, डायनासोर का पता कैसे चला कि ये पहले एग्जिस्ट भी करते थे? हाँ, कुछ फॉसिल्स मिले ना। फॉसिल से इन्हें डिज़ाइन बना दिया और ऐसे हो रहा कि हाँ, ऐसे ही होता है ना, आपको कोड मिल जाता है, आप डिज़ाइन बना देते ना। आप अपने लैपटॉप पे कोडिंग देखेंगे तो जो बाहर का व्यक्ति क्या होगा, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर होगा, लेकिन आप जो कोडिंग देखेंगे उससे आप तुरंत एज्यूम कर लेंगे, अच्छा इसका फ्रंट ये होना चाहिए, बैक ये होना चाहिए, करेक्ट। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो देख सकते हैं कि इस तरह का फॉसिल्स है, इस तरह से डिज़ाइन हो सकता है, टीथ हो सकते हैं, पंख हो सकते हैं, कुछ इस स्तर तक, क्योंकि वो स्पेकुलेशन भी बहुत सारा करते हैं उसमें, तो काफ़ी इस स्तर तक वो बता सकते हैं इस तरह से बना है। क्योंकि अभी जो आर्कियोलॉजी ब्रांच है वो तो अभी चालू हुई ना, कुछ साल पहले ही चालू हुई, लेकिन जो बोलते हैं कि इतने साल पहले ये था, इतने साल पहले ये था, और उसकी पिक्चर्स बताते हैं, तो वो थोड़ी एग्जैक्ट पिक्चर है, वो तो एक एजम्पशन है, एक उस फॉसिल को देखकर एक एजम्पशन लगा रहे हैं किस तरह से रहा होगा। म्यूजियम में जो रखते हैं वो ओरिजिनल रहता है, कुछ प्लेटर से कोई बना देते हैं म्यूजियम में, म्यूजियम में होता है ना फॉसिल। हाँ अभी म्यूजियम में क्या वो देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे आर्टिफिशियल बोन्स भी बनती हैं, आर्टिफिशियल ऑर्गन भी की फैक्ट्री चालू हो गई है, अभी कुछ कह नहीं सकते क्या है। और ऐसे सुना है कि जब जैसे कोई स्केलेटन मिलता है, हम्म, कुछ इनकम्प्लीट होता है, तो वो आर्टिफिशियल बना के भी उसको फिनिश हाँ, करता है, यस, रखने के लिए, दिखाने के लिए। फॉरेन में से कुछ ना बहुत लेबोरेटरी है वहाँ, ऐसा ये सब म्यूजियम है जहाँ डायनासोर की फॉसिल्स। तो हमारे लिए प्रश्न ये नहीं कि डायनासोर था या नहीं था, अगर था भी तो उसको भी हम समझ सकते हैं किस तरह से था। ह्यूमंस ऐसा नहीं बाद में आए, ह्यूमंस थे, कुछ एरिया में हो सकता है वो। इसका रेफ्यूटेशन भी वही एक पॉइंट आपने बताया कि ह्यूमंस भी उस समय थे। हाँ, अगर हम आर्कियोलॉजी से भी देखें तो ह्यूमंस भी उस समय थे, ये भी यस। तो इसमें कुछ पंख थे डायनासोर में, जिसको प्रोटो फेदर्स या फेदर्स बोलते हैं, और वो प्रोटो फेदर्स या फेदर्स आगे चल के पक्षियों के क्या बने, पंख बने, है ना। ट्रांजिशन है तो कुछ रेप्टाइल्स की भी प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ बर्ड्स की प्रॉपर्टीज होंगी, दोनों का मिक्सिंग होगा, ठीक है। तो एक ये रिचर्ड प्रूम है जिन्होंने बोला कि अब डिबेट खत्म हो गया, बस प्रूफ हो चुका है। क्या बोला? इट्स टाइम टू एंड डिबेट ऑन द थेरापोड ओरिजिन ऑफ बर्ड्स। थेरापोड मतलब रेप्टाइल्स की एक ब्रांच होती है थेरापोड, एंड टू प्रोसीड टू इन्वेस्टिगेट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजी ऑफ बर्ड्स इन देयर थेरापोड ओरिजिन। इट्स टाइम टू एंड डिबेट। फिक्स है, रेप्टाइल से बर्ड्स बनी, डायनासोर से बर्ड्स बनी। आगे क्या बताते हैं? द थेरापॉड ओरिजिन ऑफ बर्ड्स इन माई ओपिनियन विल बी द ग्रेटेस्ट एम्बेरसमेंट ऑफ द पैलियंटोलॉजी ऑफ द 20th सेंचुरी। एक बोल रहे हैं क्लियर हो गया है, एक बोल रहे हैं द ग्रेटेस्ट एम्बेरसमेंट। क्यों? जब वो प्रोटो फाइदर या फैदर देखे गए और उसका केमिकल कंपोजिशन निकाला गया तो वो क्या थे? कोलेजन टिश्यू होते हैं, और कोलेजन टिश्यू क्या होते हैं? स्किन में होते हैं। तो स्किन्स जैसे क्या है, मान लीजिए आपके हाथ में ये है और स्किन ऊपर से धीरे धीरे निकल रही है, और जो निकल रही है, जैसे हम नहाते हैं तो नहाते समय क्या होता है? बहुत सारी सेल निकल जाती है। अगर वो जो सेल निकली हैं 10 साल में, उनको इकट्ठा कर लिया जाए और आपके हाथ में चिपका दिया जाए और फिर बोला जाए कि आप धीरे धीरे पक्षी बनने वाले हो, तो वो जो पंख लगा है
जो 10 साल स्किन निकली है वो क्या है, एक स्किन का ही पार्ट है। तो जो प्रोटोफेदर थे, ये जो फेदर थे डायनासोरस में, वो उनकी स्किन का पार्ट था, वो कोलेजन टिश्यू थे। बर्ड्स में जो फेदर होते हैं वो नहीं थे, क्योंकि बर्ड में जो केमिकल कंपोजिशन होता है पंखों का वो अलग होता है और स्किन का केमिकल कंपोजिशन अलग होता है। तो जब केमिकल कंपोजिशन निकालेंगे तो क्लियर हो जाएगा वो विंग्स है या स्किन है, तो क्लियर हुआ वो स्किन है, वो विंग्स नहीं है, चैप्टर क्लोज। लेकिन फिर भी क्या है, वो नहीं मानते हैं। ये देखिए, सपोज्ड प्रोटोफेदर्स वेयर नॉट एक्चुअली फेदर्स बट decomposed collagen, a protein that makes up a major portion of skin. Fadechua et al. Also conducted a study on the decomposing skin from the sharks and dolphins. तो उन्होंने शार्क और डॉल्फिन की भी स्किन लिया, उसको भी चेक किया। They found that the collagen in these animals developed similar structures as those associated with protofeathers. तो शार्क और डॉल्फिन में भी स्किन का जो कंपोजिशन है कोलेजन, वो भी वहाँ पर भी है, और किस में है, डायनासोर में भी है। उनमें भी कुछ फेदर टाइप का कुछ ऐसा रहता है? नहीं, मतलब इस चीज़ को पता करने के लिए कि स्किन जो है उसमें कोलेजन टिश्यू होता है कि नहीं होता, उसको क्रॉस चेक करने के लिए। दे पॉइंटेड टू द एग्जाम्पल ऑफ द सेम स्ट्रक्चर फाउंड इन अदर एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स नॉट कंसिडर्ड रिलेटेड टू बर्ड्स। ये हो गया। फिर ये एक डेली टेलीग्राफ, एक न्यूज़पेपर है, जिसमें एक वैज्ञानिक हैं थिएगार्टेन लिंगम सोलियर। इन्होंने बताया है, इन्होंने क्या बताया कि ये जो प्रोटोफेदर्स हैं, जो इसको कोलेजन नहीं मानता है कि ये कोलेजन है, मतलब आज तक उसने कोलेजन देखा ही नहीं। मतलब जो जूलॉजी का कोई स्टूडेंट है या प्रोफेसर है, उसने कोलेजन नहीं देखा है, मतलब वो जूलॉजी ब्रांच में कभी गए नहीं। अब इसमें देखिए, साइंटिस्ट मस्ट रियली नाउ चूज बिलीव इन द नेबुलस आइडिया ऑफ प्रोटोफेदर्स, कि प्रोटोफेदर थे, और द रियलिटी ऑफ कोलेजन, द डोमिनेंट प्रोटीन इन वर्टिब्रेट्स। या तो प्रोटोफेदर मानेंगे या कोलेजन मानेंगे। आई एम कन्विंस फ्रॉम द नॉनसेंस spouted by many of the people who denounce in the favor of protofeathers that they have never actually seen collagen in its natural or decomposing state. इसीलिए वो उसको फेदर बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पहली मछली जो है कहाँ निकली थी, जमीन पे आ गई थी, घूम रही थी, पानी में घूम रही थी। तो पानी में घूमते घूमते थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो ऐसा लगता है चलो ज़मीन पे जाते हैं, तो देखो ज़मीन पे आ गई है, दिख भी रहा है ना। यस, जीव जो आध्यात्मिक जगह से बहुत ही जगह से आ रहा था ऐसा ही। तो ये एक न्यूज़पेपर है द गार्डियन, इसमें न्यूज़ देखिए आप। टिक्टालिक फॉसिल्स रिवील्स हाउ फिश evolved into four-legged land animals. A fish called Tiktaalik that lived 375 million years ago already had strong hind limbs even though it still lived in water. तो देखिए अभी ये कहाँ का न्यूज़पेपर है, कल हम देख रहे थे, ब्रिटिश न्यूज़पेपर है। तो इस तरह से न्यूज़ दे रहे हैं कि जो टिक्टालिक है वो फिश और जो टेट्रापोड हैं उनके बीच का क्या है, ये मिसिंग लिंक है। ऐसे ही हुआ ना, और सब इसको मान रहे हैं और सबको फेथ आ गया, यस धीरे धीरे हम इवोल्यूट हो रहे हैं, हमें ट्रांजिशनल जो फॉर्म है मिसिंग लिंक मिल गई है। करेक्ट। और क्या न्यूज आई ये पढ़िए, इसको पढ़ेंगे थोड़ा कोई। In April 2006, the media enthusiastically reported that the discovery at Ellesmere Island in northern Canada of Tiktaalik roses, a fish touted Touted. as a fish pod
Nature wrote, "This is the fish that crawled out of water, a true missing link." Scientific second. American followed. ये सब बहुत ऐसी मैगजीन है, मतलब ये आधुनिक युग के लिए भगवान के बराबर है इन मैगजीन की स्टेटमेंट। नेचर, साइंटिफिक अमेरिकन, है ना, ये क्या बोले साइंटिफिक अमेरिकन? New found fossil is transitional between fish and land lubbers. हाँ. Almost overnight, the Tiktaalik attained iconic status, confirming elements of a major transition in evolution. This is the fish that crawl out of water, a true missing link. ये है। इससे पहले किसी दूसरे को मिसिंग लिंक मानते थे और उससे पहले एक और दूसरे को मानते थे। जब ये मिली तो पीछे वाले को ख़त्म कर दिया। किसको मानते थे? इसको मानते थे। अब इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? पेंडेरिथिस, हाँ, पेंडेरिथिस। तो सब पहले इसको मानते थे पेंडेरिथिस कि ये फिश और जो लैंड पर रहने वाले हैं, हाँ, टेट्रापोड हैं, उनके बीच में मिसिंग लिंक है ना। लेकिन जब इसके स्ट्रक्चर को देखा गया, कब बोला ये लोग क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि साइंस क्या है? सेल्फ करेक्टिंग है। कितना अच्छा वर्ड है, सेल्फ करेक्टिंग। वही नहीं बोलते हैं कि पहले गलत था, सही है, सेल्फ करेक्टिंग। तभी ये पेंडेरिथिस जो है उसके स्ट्रक्चर देखा गया और टेट्रापोड का स्ट्रक्चर देखा गया तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। उन्होंने बोला जो हम पहले सोचते थे पेंडेरिथिस, वो क्या है? मिसिंग लिंक नहीं है। ठीक है। फिर तो पहले टिक्टालिक जब निकली तो सोचा गया कि फिश और टेट्रापोड का क्या है? मिसिंग लिंक है। और उसमें बोल दिया पेंडेरिथिस क्या है? वो मिसिंग लिंक नहीं है। कुछ समय के बाद क्या हुआ? पता चला नहीं है, गलत बोल दिया। जो पेंडेरिथिस जो है उसका जो लिम्स है और टेट्रापोड का लिम्स वो मिलता जुलता है, इसीलिए टिक्टालिक नहीं हो सकती है। ये जो पेंडेरिथिस है ये हो सकती है। फिर थोड़ा साइंस और आगे बढ़ा तो बोला हाँ टिक्टालिक तो नहीं है, क्योंकि इसका जो फॉसिल मिला था वो बहुत कैसा था? बहुत ही पुअर था। और फिर कुछ समय के बाद क्या हुआ कि जो पेंडेरिथिस जो है उसको सोचा कि उसका जो लिम्ब है और टेट्रापोड का लिम्ब है वो सेम है, वो सेम नहीं, वो अलग अलग है। मतलब 2 साल के अंदर क्या हुआ? पहले पेंडेरिथिस थी, फिर टिक्टालिक हुई, फिर पेंडेरिथिस हुआ, फिर पेंडेरिथिस को भी हटा दिया, अभी कुछ नहीं है। ये देखिए मैंने इसको बनाया था समझने के लिए। ये पहले टिक्टालिक खोजा, ये फिश और टेट्रापोड का क्या है? मिसिंग लिंक है 2006 में। ठीक है। उस समय पेंडेरिथिस जो है जो वाटर टू लैंड कैंसिल हो गया। कुछ समय के बाद पता चला कि इसका द डिस्टल पोजीशन ऑफ डिस्टल रेडियस मच मोर टेट्रापोड, तो इसको फिर से इस्टेब्लिश कर दिया पेंडेरिथिस को। फिर कुछ समय आगे और बढ़े तो बोला टिक्टालिक जो है पुअर फॉसिल रिकॉर्ड है, टिक्टालिक नहीं हो सकती। और थोड़ा सा और आगे बढ़ गए तो पेंडेरिथिस जो है वो क्या, उसमें जो लिम्ब है वो क्या है? फ्रैगमेंट्स ऑफ डैमेज्ड, मतलब वो रियल में टेट्रापोड का जो हाथ पैर होना चाहिए अगर हम देसी भाषा में बोलें, और पेंडेरिथिस की जो हाथ पैर होना चाहिए वो सेम नहीं है। ये है हमारी 2 साल की साइंस, 2006 से 2008 तक ऐसा हुआ। तो आप देखिए अभी क्या बोलते हैं हमारे वैज्ञानिक, पढ़िए इसको थोड़ा जोर से, साइड से पढ़िए। विदिन Within 2 years between 2006 and 2008, पेंडेरिथिस हाँ doesn't document a
transition from water to land. That Tiktaalik is a poor fossil, and what have been supposed as tetrapod characteristic could be fragments of damaged bone. Are the scientists really as convinced about these fossils as the media would have us believe? तो मीडिया ने तो बता दिया है ना, फोटो भी डाल दिया, न्यूज भी आ गई, लेकिन यहाँ क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है, हो क्या रहा है। कभी इसको मानते हैं उसको मानते हैं, फिर ये पुअर फॉसिल हो जाता है, फिर ये डैमेज बन हो जाती है, कुछ बचा ही नहीं, और सब उसको पढ़ रहे हैं, पास हो रहे हैं। मीडिया सही हैं मीडिया सही मीडिया सही है, सब लोगों को बना रहे। हाँ। तो उससे पहले जब क्या था ये पेंडेरिस्थिस जो है, उससे पहले ये था एक कोएलेकेंथ, इसको पहले बताया जाता था। कोएलेकेंथ क्या है, ऐसा एज्यूम किया गया कोएलेकेंथ को कि ये सबसे पहले फिश जो है ज़मीन पर निकली होगी। पैंडेरिथ से पहले, हाँ उससे पहले ये थी, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसे उसके लिम्स जो थे उसके जो लिम्स थे वो टेट्रापोड के लिम्स से मिलते जुलते हैं। लेकिन आगे जब साइंस आगे बढ़ा मतलब एक गलती से जब दूसरी गलती पे गया, तब देखा कि जो फिश है, ये जो कोएलेकेंथ है, वो पानी में ऊपर तो रहती नहीं, ये तो डीप सी की है, ये कभी ऊपर आती नहीं। अगर ऊपर नहीं आएगी तो बाहर कैसे निकलेगी? मतलब मजाक हो रहा है ये तो। डीप सी फिश है ये, 100 इसमें बताया है 180 मीटर से नीचे रहती है समुद्र में, जो है 180 मीटर से भी नीचे रहती है। और उसको बोलना है कि सबसे पहले ये समुद्र से भूमि पर आई थी। तो ये तो मतलब क्या बोले अभी। ओके, अब लास्ट थोड़ा सा 2-3 चीज़ और बचा है। अभी ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जो जियोलॉजिकल स्केल को मैच नहीं करते, मतलब बहुत पुराने फॉसिल्स, उसको क्या बोलेंगे, ये कैसे बन गए, जो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ाए जाएंगे। एक बुक है माइकल ई क्रेमो, उन्होंने लिखी है हिडन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रेस, जिसमें उन्होंने पूरा बताया है कि ह्यूमंस कब से हैं, बहुत पहले से हैं, है ना। तो ह्यूमन सबसे पहले कब आए, अभी हमने आज पढ़ा था 2 लाख से 1 लाख साल के बीच में। हाँ, 2 लाख से 1 साल के बीच में, ठीक है। Fossils that reveal the presence of anatomically modern humans tens of millions of earlier. Tens of millions मतलब कितना हुआ? अगर 10 मिलियन ही देख लें तो कितना हुआ? 10 लाख। 10 मिलियन, हाँ 1 करोड़, हाँ। तो मॉडर्न ह्यूमंस टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ अर्लियर देन हैज़ बीन थॉट पॉसिबल। और स्टैंडर्ड डार्विनियन अकाउंट क्या है? मॉडर्न ह्यूमंस अपीयर्ड ओनली विद इन द लास्ट 1 to 2 लाख ईयर्स। अभी मॉडर्न डेटा बोल रहा है कि 1 से 2 लाख के बीच में होना चाहिए, और ये फुटप्रिंट मिला है, पैर मिला है, इसका डेटिंग किया गया तो ये 1 करोड़ साल से पहले से है। सोचो कितना डिफरेंस है, जहाँ 1 लाख और 1 करोड़। ऐसा नहीं कि थोड़ा मिस्टेक कर गए साइंटिस्ट, थोड़ी सी गलती हो गई। तो ये ह्यूमंस का है, इसको हम कल देखेंगे। आज के बाद थोड़ा फ्लावर्स का देख लेते हैं। तो फ्लावर्स सबसे पहले कब आए थे? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जुरासिक से पहले। 100 मिलियन बोलते हैं जनरली। 100 मिलियन मतलब कितने करोड़ हुए? 1000 करोड़। 1000 करोड़ जैसे हो गए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू करेंट 10 करोड़ जो भी है, बहुत ज़्यादा है। अब ये फ्लावर्स, अभी फ्लावर क्या है? सॉफ्ट टिश्यू है ना। पहले हम बात कर रहे थे ना कि सारे फॉसिल्स मिले नहीं, ये सॉफ्ट टिश्यू है। अकॉर्डिंग टू करंट थ्योरी द फ्लावरिंग प्लांट्स इवॉल्व फेयरली रिसेंटली, ओनली 100 मिलियंस ईयर्स एगो, ठीक है। लेकिन अभी ये जो वेनेजुला में खुदाई की गई, वहाँ पर स्पोर्स और पॉलन मिले, वो कितने पुराने थे?
1.7 to 2 बिलियंस ईयर ओल्ड। कैम्ब्रियन से भी पीछे। हाँ, ये तो कैम्ब्रियन से पहले पीछे गया। कैम्ब्रियन तो 540 मिलियन है ना, ये तो 1.7 to 2 बिलियन। और ये नेचर मैगजीन है, इसमें देखिए आया था, ये पेपर पब्लिश हुआ था, जो हमारे सामने कभी नहीं आएगा। देख रहे हैं? फिर कैम्ब्रियन एज में कुछ प्लांट्स मिले, ये भी एक मैगजीन है एवोल्यूशन करके, है ना, जून 1956, एविडेंस ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स इन द कैम्ब्रियन। जबकि कैम्ब्रियन में कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन उसको नहीं मानते हैं वैज्ञानिक, वो तो ग्रेजुअल डेवलपमेंट बोलते हैं ना। तो कैम्ब्रियन एज में प्लांट्स मिल गए, तो ये दूसरा प्रमाण, ठीक है। पहला ये, दूसरा ये। तीसरा आता है एक, इसको बोलते हैं कैम्ब्रियन घोष। इसकी हिस्ट्री क्या है बता देता हूँ। पाकिस्तान में एक सॉल्ट रेंज है, सॉल्ट रेंज माउंटेन्स, है ना, उसकी जब एज निकाली गई तो उस रेंज की एज कितनी थी, कैम्ब्रियन और प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। उस जो पहाड़ी थी पूरी, उसकी जो रेंज है, उसकी जो एज थी कैम्ब्रियन और प्री कैम्ब्रियन। तो उसमें जो भी फॉसिल मिलेगा वो कितना पुराना होगा, 540 या उससे और पुराना, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ इंसेक्ट मिले। इंसेक्ट मतलब क्या होते हैं, आर्थ्रोपोड्स, जो बैक्टीरिया के बहुत बाद बने। कुछ इंसेक्ट मिले, कुछ प्लांट्स मिले, ठीक है। तो उसका तो इंसेक्ट और प्लांट तो बहुत बाद में बने ना, अभी 200 या 300 मिलियन, लेकिन किस में मिल रहे हैं, 540 और उसके बाद में मिल रहा है। तो कुछ वैज्ञानिक थे, एक साहनी नाम लिखा है इसमें, बी साहनी, उसने विरोध किया, बोला ऐसा नहीं हो सकता है। ये जो सॉल्ट रेंज है, पाकिस्तान की जो रेंज है, वो अभी की है, वो कैम्ब्रियन प्री कैम्ब्रियन नहीं है ना, ऐसा डिबेट चला। तो एक हमारे इंडिया के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है अमीय घोष, उन्होंने बोला कि अभी मैं खुद देखूंगा। तो उन्होंने पंजाब में और पाकिस्तान में वहाँ जो सॉल्ट रेंज थी वहाँ पर गए और उसकी डेटिंग निकाला, तो वो कैम्ब्रियन और प्री कैम्ब्रियन एज का था। तो वहाँ के जितने भी इंसेक्ट थे और जितने भी प्लांट्स थे, जब उनकी एज निकाली गई तो उससे ये क्लियर हो गया कि ये इंसेक्ट और प्लांट्स क्या है, कैम्ब्रियन या प्री कैम्ब्रियन एज के हैं, है ना। और उन्होंने जो लेक्चर दिया एक, जो फेमस हो गया, जिसको बोलते हैं कैम्ब्रियन घोष नाम से एक लेक्चर दिया कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। तो ये हमने डिस्कस किया। तो सॉल्ट रेंज माउंटेन ऑफ पाकिस्तान, एक क्या है, कैम्ब्रियन और प्री कैम्ब्रियन, मोर देन 600 मिलियंस ईयर ओल्ड, 600 मिलियन साल पुरानी है, ठीक है। बिकॉज द सेलाइन लेयर्स आर इफेक्टिवली कवर्ड बाई वॉट इज नोन एज कैम्ब्रियन पर्पल सैंडस्टोन, ठीक है। फिर इसमें नीचे आया, इसमें माइक्रो फॉसिल्स मिले इंसेक्ट और प्लांट्स के, जिसको बाद में चैलेंज किया गया बी साहनी से। और एक वैज्ञानिक थे जियोलॉजिस्ट ER घी, इन्होंने बताया कि ये कैम्ब्रियन और प्री कैम्ब्रियन है, तो उनको पूरा हटा दिया। कल प्रश्न आया था ना, कल या परसों आया था कि उस समय भी तो बहुत सारे वैज्ञानिक रहे होंगे जो सही जानते होंगे। तो ऐसा होता है, देखो इनको पता है ये ER घी कि ये कैम्ब्रियन और प्री कैम्ब्रियन के हैं, लेकिन उनको डिसमिस कर दिया, ठीक है। आगे चल के ये अमीय कुमार घोष जो हैं, बॉटनी डिपार्टमेंट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, फिर ये गए, इन्होंने पंजाब में और विंध्या में और नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारी साइट्स में देखा, और बाद में पता चला कि यहाँ के जो प्लांट्स हैं, यहाँ के जो इंसेक्ट हैं, वो प्री कैम्ब्रियन एज के, है ना। तो ये इनको बोलते हैं एनोमेलस फॉसिल एविडेंस। अभी इसको क्या हम बोलेंगे, ये जो डार्विन की जो रेगुलर थ्योरी है उससे बिल्कुल अगेंस्ट में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। कल हम देखेंगे ह्यूमन ओरिजिन, ह्यूमन कैसे धीरे धीरे हम लोग सब कैसे स्कूल कॉलेज शहर में आए, है ना। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, उसके बाद फिर समरी कर देंगे थोड़ा इसका। लोगों को इतना कार्य करने के लिए पैसा कहाँ मिलता है? गवर्नमेंट, क्योंकि साथ साथ में ये वही बनाते हैं ना,
बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं, मिसाइल भी बनाते हैं। तो वो गवर्नमेंट को तो वो चाहिए, मिसाइल चाहिए, न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए, उनकी खोज भी चलती रहे, जिससे एथीज़म भी बना रहे। एथीज़म को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है ना। कार्ल मार्क्स ने क्या बोला, अल्टीमेटली गवर्नमेंट है ना, सब वहाँ के लोग हैं। कैम्ब्रियन से पहले जो 80% ऑफ टाइम उसके अंदर पहले कुछ बिलियन ईयर्स का हाँ 13.8 बिलियन ईयर्स। हाँ 13.8 जो था तब बिग बैंग हुआ था। वो कैम्ब्रियन से पहले का जो भी टाइम था उसमें तो कुछ भी नहीं था, उसमें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हाँ कैम्ब्रियन से क्या स्टार्ट हुआ, मल्टी सेलुलर स्टार्ट। हाँ मल्टी सेलुलर और कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। अच्छा एक्चुअली इसमें 3 चीज़ें हो गई। पहला क्या है कि जो नॉर्मल साइंस बोल रही है कि धीरे धीरे लीनियर हुआ, और फिर जो इंटेलिजेंट डिजाइन थ्योरिस्ट हैं जो बोल रहे हैं कि कैम्ब्रियन तक एक बेसिक था और कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ और सारे जो स्पीसीज हैं एक साथ बनी। लेकिन अभी कुछ ऐसे फॉसिल्स भी मिल रहे हैं जो कैम्ब्रियन से पहले भी थे, प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। तो पहले आपने जब एक कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन बताया था, हाँ जो कि रेफ्यूटेशन था मॉडर्न डार्विनिज्म का। मॉडर्न डार्विनिज्म का रेफ्यूटेशन, हाँ यस, कि उस समय में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। यस, मतलब बहुत ही बेसिक था। क्लॉक का एग्जांपल, क्लॉक का, yes, yes. सडनली से कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन Yes. मिल गया। यस लेकिन अभी बात हो रही है कि कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन में सिर्फ फ्लावर्स मिले हैं। नहीं, कैम्ब्रियन से पहले, ये कैम्ब्रियन से पहले की बात हाँ। है। कैम्ब्रियन की समय भी, कैम्ब्रियन 5 से 10 मिलियन के बीच का टाइम था। उससे पहले जो प्री कैम्ब्रियन है उसमें इंसेक्ट और प्लांट्स मिले हैं। तो साइंटिस्ट, लेकिन जो टाइम स्केल आपने बताया था जियोलॉजिकल टाइम, हाँ। उसमें आप बता रहे थे कि कैम्ब्रियन में वो नहीं मानते हैं साइंटिस्ट कि उस समय कुछ था। हाँ उसका तो एज ऊपर वाला था। हाँ, इसीलिए ये क्या है, ये एनोमेलस फॉसिल एविडेंस है। मतलब इस एनोमेलस मतलब अभी ऐसे मिले हैं कि जो पूरा साइंस को जिन्होंने हिला दिया कि इसका क्या, अभी इसको किस तरह से हम थ्योराइज करेंगे, कैसे हम बताएंगे कि इंसेक्ट और उस समय इतने पुराने हैं। हम ये भी देखेंगे कि कई बिलियंस पुरानी सोने की चेन मिली है, स्टील के पात्र मिले हैं, कलम देखेंगे। यानी कि तो जो टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से जो साइंटिस्ट लोगों ने दिया है, हाँ कैम्ब्रियन एज में तो सिर्फ कुछ मल्टी सेलुलर थे, फ्लावर्स ऊपर में था, बहुत फ्लावर्स है हाँ साइंटिस्ट के अंदर। यस, फिर इंटेलिजेंट डिजाइन थ्योरी ने बोला कि कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, हाँ, हाँ, हाँ। कैम्ब्रियन से Yes. बहुत चीज का। Yes. अभी ये आया है, अभी और आ रहा है, उससे पहले से भी कुछ है। अभी बाद में आएगा स्टील प्लेट और हाँ अभी आएगी। हाँ सैलमीना। और किसी का कोई प्रश्न? रामायण का सेशन इसके बाद होना चाहिए। अच्छा इवोल्यूशन होता है फिर क्या बोल सकते, फिर से करेंगे। इसमें ऐसा दिख रहा है कि जो लोग जो थे उस समय, जो पाश्चात्य देश में, हाँ वो बाइबल से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे और उनको कुछ ऑप्शंस चाहिए, क्योंकि 6000 साल पहले सब कुछ बना है। 6000 साल पहले ऐसे बाइबल से, हाँ और उस समय क्रिएशन हुआ और उसके बाद सब कुछ ये हाँ। सब चीज़ें हुई। 6000 मतलब कितना हुआ, 0.06 मिलियन। हम्म। तो उनको फिट नहीं हो पा रहा था वो। उन्होंने जब देखा हाँ, कुछ, तो फिर yes, नहीं पा रहा था। हाँ तो बोले ये बाइबल तो गलत है, मतलब भगवान तो है ही नहीं, हाँ, इससे तो प्रूफ हो वेद के ऊपर तो गए नहीं वो। बाइबल हाँ। गलत है। हाँ तो अभी बाइबल से ऐसे भी जनरली वहाँ पे लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो वो लोग इतना ज़्यादा उसमें घुस गए कि क्रिएशनिस्ट तो है ही नहीं, और इसका पूर्ण रूप से जवाब ढूंढने लगे। लेकिन वेद और शास्त्र में जो बताया गया है उस चीज़ को तो वो रिसर्च नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो जो यहाँ के साधु है वो बताएंगे, और उस चीज़ को वो जान भी नहीं जाएगा। और इस चीज़ पे क्योंकि उसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है, तो उसको ही सत्य मान रहे हो, डार्विन थ्योरी ही सही है, अब ऐसे इसको ठीक करो, किसी तरह उसको, क्योंकि बाइबल तो गलत है, हाँ वो तो प्रूफ हो चुका है। ये सर, इसके कारण उनके दिमाग में ही बसा हुआ ये है। हाँ, क्योंकि 6000, जबकि अभी इसमें आ रहा है 4.54 बिलियन तब अर्थ बना था, और बाइबल में बता रहा है 6000, तो मैच ही नहीं हो रहा है। इसलिए उनको लगता है बाइबल तो बेकार, जबकि हमारे यहाँ ब्रह्मा जी का पूरा टाइम स्केल है वो और पुराना है, वो 4 बिलियन से ही पुराना है।
नहीं मिला इसलिए वो लोग इस थ्योरी को अपना लिए, ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे भी आए थे भारत में हाँ हाँ और यहाँ पे भी उन्होंने देखा Yes. चीज़ों को, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब एनवीएस वो एथीज़म को एथिज्म को बढ़ावा बढ़ाना देना चाहते हैं। अल्टीमेट वही था। हाँ आप देखो ना, अभी हमने देखा बहुत सारी चीज़ पैरेलल चल रही है। एथीज़म के लिए वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने बहुत सारे कोट्स देखे ना कि मोस्ट एम्बेरेसिंग, बहुत सारे ऐसी चीज़ आ रही हैं, लेकिन फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अभी गार्डियन जैसी न्यूज़पेपर है उसमें पब्लिश कर दिया, लेकिन अभी जो सही हुआ होगा उसको पब्लिश नहीं करेंगे। लोग तो ऐसे सोच रहे हैं कि हाँ यस फिर से वो बन गया, टेट्रापोड बन गया। इंटेंशनल एक हाँ प्रयास है जानबूझकर। अब वो भारत कुछ उसमें बह जाते होंगे, लेकिन इंटेंशनल है, जानबूझ के कर रहे हैं। अब वो भारत में भी आए तो उनके दिमाग में ये है कि बाइबल तो गलत है, क्रिएशन गलत है, डार्विन को कैसे प्रूव करना है, वो उनके दिमाग में। नहीं, इसीलिए उन्होंने बोला ना कि 3000 BC में राइटिंग आया, तो बाइबल को, वो वेद को कितना पुराना बोलते हैं? 3000 BC बोलते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। वो 3000 BC एज देते हैं ना वेद की, तो वेद में 3000 BC है, तो अगर उससे पुरानी घटनाएं दी हैं कि देवासुर संग्राम हुआ था, या क्या बोलते हैं घी, नमक का सागर है या घी का सागर है, तो उसको वो एलेगोरिकल समझते हैं कि ये तो एक सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसी स्टोरी दी गई। क्योंकि वेद तो अभी लिखे 3000 BC में लिखे, राइटिंग तब आया है। क्यों कृष्णकांत? अभी आया ना राइटिंग, उस दिन दिखा रहे थे ना बुक, राइटिंग आया, स्टोन एज, ये सब। मतलब पूरा ये प्लानिंग है एक्चुअली। ये जो कोड मुझे मिला है, और ये वाला जो था कि डार्विन, मार्क्स और फ्रॉइड, इन तीनों ने मिलकर पूरा बर्बाद कर दिया। ऐसे राइटिंग तो 5000 साल पहले ही शुरू हुआ है हमारे घर में। नहीं, जैसे 2000 अभी हुआ और 3000 BC है ना, तो 3000 और 2000 5000। तो राइटिंग जो लगभग इसी समय शुरू हुआ है, क्योंकि उससे पहले तो हमारे यहाँ श्रुति चलती थी, लिखित रूप में। राइटिंग तो कलयुग में ही है। उसको देखना पड़ेगा, लेकिन वो बोलते हैं कि 5000 साल पुराने ही है वेद। वेद उस समय लिखे गए, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, श्रुति मतलब वेद तो बहुत पहले से हैं, वो तो वेद में ही बताया जा रहा है, कंपाइल उस समय किए गए। वो तो लिखा उस समय गया है, हाँ। लेकिन उसी चीज़ में तो बताया हुआ है कि ये तो विष्णु के नहीं, स्वास्थ्य- अच्छा दूसरा ये आप जो बोल रहे हैं कि राइटिंग उसी समय स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं कि राइटिंग उस समय स्टार्ट हुआ, राइटिंग तो पहले भी था। कहीं ना कहीं तो वो जो रुक्मणी कोई पत्र लिखना है। हाँ ये सब बात होती थी। क्या? रामायण भी तो रिटर्न फॉर्म में लिखी गई थी। हाँ, वाल्मीकि मुनि ने लिखा था, रामायण लिखी थी। मतलब लिखना तो था, लेकिन स्क्रिप्चर्स को रिटन फॉर्म में देना वो उस समय होगा। बाकी लैंग्वेज का रिटन मतलब केवल ऐसा नहीं कि केवल रिटन है, लैंग्वेज की जो नॉलेज है वो तो बहुत पहले से थी ना। स्क्रिप्ट देवनागरी, लेकिन उनका कहना है कि कोई ऐसा लैंग्वेज जो स्क्रिप्ट हो, हाँ ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं था, हाँ जंगल के लोग जंगल के लोग थे। हाँ कोई स्क्रिप्ट वाला लैंग्वेज नहीं, स्क्रिप्ट वाला लैंग्वेज तो पहले से ही पहले से था। मतलब दोनों चीज़ बहुत पहले से ही है, यस, लेकिन शास्त्रों को 5000 साल पहले लिखा गया, लेकिन उससे लिखित पहले- रूप में दिया गया। लेकिन उससे पहले भी लिखित रूप में वो थी, बाकी चीज़ें लिखना हाँ, लैंग्वेज फॉर्म में था वो, लिपि थी उसकी। लिपि थी उसकी। तो समराइज करने के लिए हमने फॉसिल रिकॉर्ड देखा। कुछ सोसाइटीज़ का मानना है कि ऑलरेडी हमारे पास सारे फॉसिल्स हैं, और डार्विन का भी ऐसा सोचना था। लेकिन आगे चल के पता चला कि सडनली एंड फुली फॉर्म, कुछ समय तक स्पीसीज रहती हैं और एकदम से नई बन जाती, फिर कुछ समय रहती है फिर नई बन जाती है ना। इसके लिए हमने रिपीटेशन देखा। फिर इम्परफेक्शन, कुछ लोगों डार्विन ने बोला क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू है, या हमने बहुत समय तक खुदाई नहीं की है, फॉसिल्स नहीं मिले हैं। तो दोनों के हमने रिपीटेशन देखे। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सकेवेशन किया जा चुका है, बहुत सारी साइट्स पे किया जा चुका है, तो वो नहीं मिला है। फिर डार्विन ने बोला सॉफ्ट टिश्यू फॉसिलाइज नहीं होते हैं, तो वो भी हमने देखा कि सॉफ्ट टिश्यू भी फॉसिलाइज्ड होते हैं। और प्रेजेंट में फॉसिलाइजेशन परसेंटेज बहुत ज़्यादा है,
ठीक। फिर हमने पंक्चुएटेड देखा, तो पंक्चुएटेड क्या था, एक ढकने का तरीका है कि हमें नहीं पता है, उसको बताने के लिए थ्योराइज करना, है ना, कि कुछ समय स्पीसीज रहती है और एकदम से बन जाती है, कुछ समय रहती है फिर एकदम से बन जाती है। फिर हमने इसमें कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन देखा कि कुछ टाइम में सारी स्पीसीज एक साथ बन गई। फिर हमने 4 तरह के ट्रांजिशन देखे, ह्यूमन वाला कल देखेंगे। रेप्टाइल्स टू मैमल्स, वो रेप्टाइल्स टू मैमल्स कैंसिल हो गया था, उनके पास ट्रांजिशन स्पीसीज नहीं है। फिर फेदर डायनासोरस देखे, तो उसमें जो उनके प्रोटो फेदर्स हैं या फेदर हैं वो एक्चुअली क्या है, कोलेजन है, स्किन है, और जो बर्ड्स में विंग्स होती हैं और जो कोलेजन टिश्यू होता है दोनों अलग अलग होता है। और फिर टिक्टालिक और पेंडेरिस्थिस देखा हमने कि पहले टिक्टालिक को बोला कि वो मिसिंग लिंक है, उसके बाद पेंडेरिस्थिस को बोला कि वो मिसिंग लिंक है, फिर बोला टिक्टालिक पुअर फॉसिल था, और लास्ट में बोला कि पेंडेरिस्थिस भी नहीं है। तो ये क्या चल रहा है, गोल गोल घूम रहा है। फिर एनोमिलस देखा हमने कि ह्यूमन जो फुटप्रिंट है वो बहुत पुराना है ना, करोड़ों साल पुराना फुटप्रिंट है। फिर हमने इंसेक्ट देखा, कुछ पॉलेंस देखे जो बहुत सारे पुराने कैम्ब्रियन और प्री कैम्ब्रियन टाइम के हैं, और लास्ट में हमने कैम्ब्रियन घोस्ट देखा जिसमें बताया गया है कि वहाँ की जो इंसेक्ट हैं वो भी प्री कैम्ब्रियन एज के हैं, है ना। कुछ वैज्ञानिकों ने उसको दबाने का प्रयास किया, जो हमने सॉल्ट रेंज और पाकिस्तान वहाँ की देखा, और इसके बाद ये हमारा पूरा होगा। कल हम देखेंगे ह्यूमंस का ऑरिजिन, ठीक है। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।